हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 21 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिन्हो ली का खतरनाक पास्ट और हॉबिन ने जो बहुत मुश्किल से जिन्हो को जेल पहुंचाने का बंदोबस्त करा था वो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जिन्हो सारे पुलिस वालों का काम 25 करके वहां से निकल जाता है और अब अपने मन में ठान चुका है या तो फिर अब हॉबिन जिंदा रहेगा या फिर वो जिंदा रहेगा। और जैसा की आपको याद होगा, जिन्हो ली के साथ का पॉलिटिशियन टेसन जू, पिछले पार्ट में उसके भी घोड़े खोले थे और खोले थे वो योंग हुआंग पॉलिटिशियन ने। लेकिन योंग हुआंग ने खुद भी काफी सारे काले कारनामे करे हैं, इसलिए वो खुद भी जेल चला गया था। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम जेल का ही सीन देखते हैं जहाँ पे योंग हुआंग है। योंग हुआंग को जेल में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और हॉबिन यहाँ अभी इससे मिलने आता है। योंग हुआंग हॉबिन को कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हो हॉबिन। आपको यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है, मैं इसी जगह के लायक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ आखिर जिन्हो ली का क्या हुआ? वो बिना किसी सबूत के कहीं गायब हो गया है। मुझे 3 महीने से उसके बारे में कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। उसके सारे जानने वाले अरेस्ट हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं जो भागने में उसकी मदद कर सके, इसलिए मुझे लगता है उसे कोई ऐसी बोट भी नहीं मिली होगी जिसमें वो यहाँ से भाग सकता है किसी और कंट्री में। इसलिए मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो अब तक कोरिया में ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैं इसलिए उसे पकड़ने की सोच रहा हूँ। लेकिन आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इंसाफ करना है? क्या तुम न्याय के लिए कर रहे हो? आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे चिंता है और जिन्हो ली उन सभी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए जिन्हो ली के पीछे जाने का बस मेरा यही एक मकसद है। योंग हुआंग अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, तुम अब काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, तुम्हें शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, इस दुनिया में मेरा बस अब तुम ही एक परिवार हो। योंग हुआंग का तो सिंपल सा ये मतलब था कहने का कि तू ही एक ऐसा है जिसको मैं सही मानता हूँ। वैसे भी योंग हुआंग की बेटी तो मर ही गई है। लेकिन हॉबिन योंग हुआंग की बात सुन के कहता है, क्या मैं आपकी एक लौती फैमिली हूँ? कहीं आप मेरे डैड तो नहीं हो? योंग हुआंग एक स्माइल में यहाँ से जाते हुए कहता है, ये देख के अच्छा लगा, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अब भी वैसा ही है। लेकिन ध्यान रखियो, जिन्हो ली को पकड़ने के पीछे इतना पागल मत हो जाइयो कि अपनी जान गंवा बैठे। तू अभी सिर्फ 19 साल का है, इसलिए तुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हॉबिन जब यहाँ से जा रहा होता है तो अपने मन में कहता है, लेकिन मिस्टर हुआंग अब ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके अगल बगल के लोग उसको देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो वही है जो गैंगस्टर्स की तुड़ाई करता है। और वायरल हिट इतना ज्यादा खतरनाक है कि आगे से ये सिर्फ गैंगस्टर से ही फाइट करेगा, यानी कि लोग अपनी तरफ से हॉबिन के बारे में बस बातें बना रहे होते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉबिन, स्नैपर और रूमी ये तीनों स्कूल जा रहे होते हैं और ये लोग अब फाइनली अपने 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं, यानी कि इस साल अब नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। सब अपनी मस्ती में होते हैं। रूमी वैंगक से चैट करती है क्योंकि वो उसको डेट कर रही है। स्नैपर हॉबिन से बोमी के बारे में पूछता है। हॉबिन उसको बताता है बोमी तो पहले से और ज्यादा बिजी हो चुकी है क्योंकि बोमी भी अब 3rd ईयर में पहुंच चुकी है। लेकिन मजेदार बात तो यह है अब पगली ग्योल भी इनके स्कूल में पढ़ने आ गई है। हॉबिन स्नैपर से पूछता है आखिर ग्योल है कहाँ? इतने में इनके थोड़ी सी ही दूर में हम देखते हैं प्यारी ग्योल ने पगली ग्योल के हाथ में एक लॉक मार रखा होता है और कहती है मुझे वो करके दिखा दोबारा से। लेकिन पगली ग्योल बार बार बोल रही होती है मैं वो करके नहीं दिखाऊंगी। हॉबिन ये सब कुछ देख के कहता है पगली ग्योल को एडमिशन कैसे मिल गया? स्कूल वालों को चेक करना चाहिए था कि कहीं ये पागल तो नहीं। इसका होम रूम टीचर जो भी होगा उसकी तो वाट लगने वाली है। स्नैपर को पूरा डाउट है पगली ग्योल को 3 दिन में ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, ये दोनों ग्योल अभी 2nd ईयर में है, ये हॉबिन लोगों के साथ नहीं है। इसके बाद जब दोनों ग्योल रूमी लोगों के साथ नॉर्मली चलने लगती है तो पगली ग्योल कहती है मैं 3 दिन के अंदर इस स्कूल में कब्जा कर लूंगी। हॉबिन इन सबको पीछे से देखते हुए अपने मन में कहता है, लगता है सब लोग आपस में काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहले स्कूल जाया करता था तो वो कितना ज्यादा डरावना हुआ करता था मेरे लिए। अपने स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी के वक्त मैं काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुली भी किया जाता था। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। लेकिन वक्त तो सिर्फ हॉबिन के लिए बदला है क्योंकि अभी जो नए बच्चे 1st ईयर में है वहाँ पे एक नया हॉबिन पैदा हो चुका है। मेरा मतलब 1st ईयर में एक ऐसा लौंडा है जिसको काफी ज्यादा बुली किया जा रहा है, जिसका नाम है इनू कैंग। और इसी के साथ का बंदा चैन शियोंग इसके पेट में मुक्का मार के इसको जमीन में बैठा देता है। यानी कि लाइफ की वही साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रही है। नया साल, नए बुलीज, नया विक्टिम। लेकिन मजेदार बात यह है अपना कमजोर लड़का हॉबिन अब ताकतवर हो चुका है। खैर ये बुलीज जो अभी इनू कैंग को मार रहे होते हैं कहते हैं हम मिडिल स्कूल में भी सेम जगह पे पढ़ते हैं, तो तूने हमें देख के हेलो क्यों नहीं बोला बे? तू एक लूजर है जिसका बाप भी नहीं, फिर भी हम मिडिल स्कूल में तेरे साथ घूमते थे, उसके बावजूद तू यहाँ पे हमें इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था। खैर इनू को पेलने के बाद ये थोड़ा स्कूल का राउंड मारने चले जाते हैं। इनके साथ का मेन बंदा चैन शियोंग कहता है, साला इस स्कूल में सारे के सारे लोग
काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं, इसलिए मुझे तो लगता है मैं आज ही इस स्कूल का डॉन बन जाऊंगा। इसके साथ के बंदे इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वायरल हिट वाला चैनल वाला बंदा पड़ता है तुम उसका क्या करोगे, वो काफी ज्यादा ताकतवर है ऐसा सुनने में आया है। चैन शियोंग कहता है क्या ताकतवर? अजी घंटा मेरा, क्या तुझे पता नहीं जो लोग ऐसे सड़कों में लड़ते फिरते हैं असल में वो लड़ नहीं पाते ठीक से किसी से। लेकिन इसके साथ के बंदे फिर भी बोल रहे होते हैं वो ताकतवर है तुम कैसे हराओगे, लेकिन इनकी बात को काटते हुए चैन शियोंग गुस्से में कहता है अबे सालो हराम जादो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें साबित करूं जो मैं बोल रहा हूं मैं वो कर सकता हूं? यानी कि इनका इरादा अब हॉबिन की क्लास में जाने का है, लेकिन हॉबिन तो अपनी क्लास में खोया हुआ है जिन्हो ली के ख्यालों में। हॉबिन अपने मन में कहता है 3 महीने पहले जिन्हो ली कुछ पुलिस वालों को मार के कहीं भाग गया है, उसके बाद से उसे कहीं भी देखा नहीं गया है। क्या उसकी कोई मदद कर रहा है या फिर वो कहीं ऐसे छुपा हुआ है कि पकड़ा नहीं जा रहा है? वो जिंदा भी है या फिर मर गया, मुझे तो उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। काश कोई ऐसा होता जो उसके बारे में कुछ जानता, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे कोई ऐसा इंसान मिलने नहीं वाला जो उसके बारे में कुछ जानता हो। पर इतने में ही फर्स्ट ईयर का चैन शियोंग अपने 2 लफंडरों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है वायरल हिट, हम तुम्हारे फैन हैं, क्या तुम्हारे साथ एक सेल्फी मिलेगी? हॉबिन जैसे ही देख ही रहा होता है कि ये लोग है कौन, इतने में ही चैन शियोंग हॉबिन का सर जबरदस्ती पकड़ के कैमरे की तरफ करके एक सेल्फी ले भी लेता है। चैन शियोंग के साथ के बंदे भी बोल रहे होते हैं ये तो एक नंबर का गधा लग रहा है, ये कोई ताकतवर नहीं लग रहा है। ये सब हंस रहे होते हैं। इनकी हरकत देख के हॉबिन अपने मन में कहता है लगता है ये फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता आज के दिन भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखा के खुद कूल बनने की कोशिश करते हैं। इतने में ही चैन शियोंग हॉबिन को कहता है ओए हॉबिन, मैंने सुना है तो स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का है, कैसा रहेगा हम दोनों एक दूसरे से फाइट करें और देखें कि फिर। हॉबिन इसकी बात काटते हुए कहता है तुझे अगर स्कूल का टॉप का बंदा बनना है तो बन जा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुन के चैन शियोंग हैरान हो जाता है और हॉबिन कहता है देख मेरे को ऐसी चीजों से ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तेरे से फाइट नहीं करने वाला। ये सुन के चैन शियोंग यहाँ से जाते हुए कहता है देखा मैंने कहा था ये हरामजादा बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी बस की नहीं है फाइट करना मुझसे। अब तो चैन शियोंग के साथ के लोगों को भी लग रहा होता है हॉबिन जो अपने चैनल्स पे फाइट करता है वो सारी फेक हैं, बस वो इस तरीके से शूट करते हैं फाइट को कि वो काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। लेकिन हॉबिन का सच में इन लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं होता क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्हो ली को पकड़ना, इसलिए वो दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाता है जिन्हो ली को पकड़ने के। दूसरी तरफ चैन शियोंग दोबारा से इनू कैंग का कुत्ता बनाने लगता है मार मार के। पहले इनू के एक ठुड्डी में लात पड़ती है, उसके बाद पेट में। दरअसल चैन शियोंग को अभी इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि हॉबिन ने उसको खुद कह दिया तो इस स्कूल का टॉप का बंदा बन सकता है, हॉबिन को कोई दिक्कत नहीं। चैन शियोंग को लगता है हॉबिन ऐसा कह के कूल बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गुस्से में इनू को मार रहा है। चैन शियोंग के साथ के बंदे कहते हैं अरे वो हॉबिन डर गया होगा इसलिए कहा होगा उसने ऐसा, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसकी सजा इनू को भुगतनी पड़ रही है। चैन शियोंग एक सिगरेट जला के इनू को कहता है हरामजादे, अगर तुझे पता था हम भी इसी स्कूल में आ रहे हैं तो तू इस स्कूल में क्यों आया, तुझे तो पता था ना तू पिटेगा हमारे हाथों से। चैन शियोंग दोबारा से इनू का कॉलर पकड़ के उसके एक मुक्का मारते हुए कहता है हरामजादे, तुझे क्या लगा था मैं तुझे छोड़ दूंगा? लेकिन इतने में ही यहाँ पे आ जाता है हॉबिन और चैन शियोंग का हाथ पकड़ लेता है। हॉबिन की पकड़ से ही चैन शियोंग को अंदाजा हो चुका है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है और हॉबिन इसको कहता है मैं हल्का होने वॉशरूम जा रहा था, लेकिन मैं इस बच्चे को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकता, मेरा जवाब दे आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा था? अबे साले आखिर क्या हो गया, अपने काम से काम रखना। देखते ही देखते स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे भीड़ लग जाती है इनकी फाइट देखने के लिए, और हॉबिन जब इसका हाथ छोड़ देता है तो चैन शियोंग उसके मुंह के बिल्कुल करीब जाके कहता है तू बस अपने से मतलब रख, या फिर तू चाहता है इनू की जगह हम तेरा कुत्ता बनाएं। मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर तू इनू की जगह हमसे मार खाएगा तो हम उसको दोबारा परेशान नहीं करेंगे, और या फिर अगर तेरी ये सुन के ही फटने लगी है तो जाके तो चुपचाप से हल्का हो सकता है जिसके लिए तू यहाँ पे आया था। तो बता तूने क्या करने का सोचा है? हॉबिन चैन शियोंग को कहता है हाथ लगा के दिखा, मुझे हाथ लगा के दिखा, अगर तुझे लगता है उसके बाद तो अपना कुत्ता बनने से रोक सकता है। ये सुन के चैन शियोंग गुस्से में गाली देता हुआ हॉबिन के एक पंच मारता है, लेकिन इतने में ही इनू हॉबिन को कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वायरल हिट, हॉबिन मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुन के चैन शियोंग रुक जाता है और इनू अपनी बात कंटिन्यू करता है हॉबिन मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए किसी को खत्म कर दो। हॉबिन कहता है क्या तेरा मतलब इन लड़कों से है, चल मान लिया तेरे लिए मैं इनको निपटा भी देता हूँ, लेकिन इससे क्या तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देख भाई जब तक तो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद निपटाने के काबिल नहीं बन जाता ना तब तक तेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनू कांपती हुई आवाज में कहता है नहीं मैं इन जोकरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए जिन्हो ली को खत्म कर दो, उस हरामजादे ने मेरे डैड को जान से मार डाला। यानी कि ये इनू कैंग बेटा है डिटेक्टिव कैंग का, जिसे हमने जिन्हो के पास्ट वाले आर्क में देखा था। खैर इनकी बातों के बीच चैन शियोंग के साथ का बंदा पीछे से हॉबिन को मारने के लिए आता है, लेकिन हॉबिन उल्टे हाथ का एक रैप्टा मार के वापस से उसे पीछे कर देता है और सामने वाले के लात मार के गिरा देता है, जो देख के चैन शियोंग की फटने लगती है। इतने में ही हॉबिन टाइकोंडो की 1080 डिग्री वाली किक इसके ऊपर बजा के इसको भी गिरा देता है, और इन छपरियों का काम करने के बाद इनू को हाथ देते हुए कहता है तुमने क्या कहा था, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इनू कैंग है। हॉबिन इसको अपने कंधे में
उठा के यहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है, ठीक है इनू, मैं हूँ हॉबिन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हॉबिन अपने मन में कहता है, जिन्होली, लगता है तू काफी ज्यादा चालाक है, लेकिन तू भी अपने पास्ट को पूरी तरीके से मिटा नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं इनू और हॉबिन एक जगह पे बैठ के आराम से बात करते हैं और इन दोनों को छुप के देख रहे होते हैं स्नैपर और ग्योल। ग्योल स्नैपर को बताती है हॉबिन के साथ जो लड़का है उसके फादर को जिन्होली ने मारा था। उसका नाम इनू कैंग है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और वो हमारी कंपनी में शामिल होना चाहता है ताकि वो जिन्होली से बदला ले सके। स्नैपर कहता है, मुझे नहीं लगता उसको अपने साथ मिलाना हमारे लिए सही होगा। दूसरी तरफ हॉबिन भी इनू को यही कहता है, मुझे माफ करना इनू, लेकिन जिन्होली के पीछे जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिन्होली की वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका काफी ज्यादा दुख है, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ इस स्कूल में तुम मेरी वजह से आए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर एक डिटेक्टिव थे जिन्हें मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हें मना करना होगा। इनू बहुत ही निराशा के साथ कहता है, लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मैं बस तुम्हारे रास्ते में आऊंगा? हॉबिन कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें भी ये पता है तुम काफी कमजोर हो, इससे तुम हमारी कोई मदद तो नहीं कर पाओगे, उल्टा हमारी कमजोरी बन जाओगे और तुम्हें बचाते बचाते जिन्होली से फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो जाएगा। इसलिए हॉबिन इसके कंधे में हाथ रख के कहता है, भाई तू जिन्होली से दूर रह, उसे मैं हैंडल कर दूंगा। इसके बाद स्नैपर और ग्योल जब हॉबिन से मिलते हैं तो स्नैपर भी हॉबिन को यही कहता है, तूने बिल्कुल सही करा। लेकिन ग्योल को इनू के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम इनू को ताकतवर बनाने में मदद करें और फिर उसको अपने साथ मिला लें? इस बात में जैसे ही स्नैपर भी एग्री करता है, इतने में ही यहाँ पे पगली ग्योल आ जाती है और कहती है, ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, जिन्हो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम उस बच्चे को हमारे साथ मिलाओगे तो वो मारा जाएगा। प्यारी ग्योल इससे कहती है, अबे तू यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी क्लास में जाना। पगली ग्योल कहती है, मुझे मेरी क्लास में कोई पसंद नहीं करता। यानी कि पगली ग्योल ने स्कूल में आते ही अपने जलवे बिखेरना स्टार्ट कर दिया है, उसे कोई पसंद नहीं कर रहा उसकी क्लास में। खैर हॉबिन यहाँ पे पगली ग्योल से एग्री करता है और कहता है कि इनू हमारे साथ नहीं शामिल हो सकता, मुझे उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती। लेकिन इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं एक मंथ बाद का सीन और एक मंथ बाद स्कूल में टाइम आ चुका होता है ये देखने का कि स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा कौन है। इसलिए स्कूल में एक तरीके का टूर्नामेंट चल रहा होता है 1 वर्सेस 1 फाइट का, जिसमें चैन शियोंग फर्स्ट ईयर का सारे बंदों को पेड़ रहा होता है और अभी भी एक बंदे के बैक किक मार के उसको नीचे गिरा के उसके बाल पकड़ के कहता है, अबे साले इतनी जल्दी हार गया तू। हॉबिन और स्नैपर भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। स्नैपर हॉबिन को कहता है, मुझे तो लगा था तुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन ताकतवर है कौन नहीं, तू भी ये देख रहा है। हॉबिन जवाब देता है, ये जो छपरी फाइट जीता है मुझे इससे कुछ कहना है, मैं इससे कहना चाहता हूँ भले ये यहाँ के ताकतवर इंसान का टाइटल जीत चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को ये बुली करता रहेगा। अगर इसने ऐसा करा तो मैं साले को जान से मार दूंगा। वैसे इस बात से याद आया, मुझे इनू काफी समय से दिखा नहीं। स्नैपर बताता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इनू मुझे कुछ समय पहले मिला था और उसने कहा था अब वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा। वो शायद कुछ दिनों से स्कूल भी इसलिए नहीं आ रहा ताकि घर में पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे सके और अपने नंबर अच्छे ला सके। ये सुन के हॉबिन के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है चलो कम से कम इनू ने सही रास्ता चुना अपनी जिंदगी में, वो जिन्होली का पीछा छोड़ रहा है। लेकिन इतने में ही काफी समय बाद स्कूल आके इनू डायरेक्ट चैलेंज कर देता है चैन शियोंग को। इससे स्नैपर और हॉबिन को ये बात तो साफ हो जाती है कि ये बंदा घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा था। चैन शियोंग इनू को देख के कहता है, अबे साले हरामजादे, मुझे तो लगा था तू मर गया। अगल बगल के स्टूडेंट्स भी इनू को देख के हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मली चैन शियोंग से मार खाता है और अभी फाइट के लिए उसे चैलेंज कर रहा है, लेकिन ये लौंडा इनू अभी फुल स्वैग में होता है। यहाँ पे आते ही अपना मोबाइल हॉबिन की तरफ फेंकता है और कहता है, इससे मेरी फाइट की वीडियो बनाओ, क्योंकि इस फाइट में इनू इस्तेमाल करने वाला है वायरल हिट चैनल की टेक्निक्स का, और ऐसा करके एक एमेच्योर फाइटर को कैसे हराया जाता है वो ये दिखाने वाला है। कम से कम इनू का तो यही मानना है, भले ही बाद में उसका कुत्ता बने। लेकिन चैन शियोंग इनू को कहता है, अबे साले तू मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन तेरी इतनी औकात भी नहीं कि मेरी आंखों में देख सके। बट इनू अचानक से इसके पैर में एक काफ किक मार देता है, बिल्कुल हॉबिन की तरह, और चैन शियोंग को कहता है, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको तू बुली किया करता था, मैं डिटेक्टिव जिनशोंग कैंग का बेटा इनू कैंग हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है दरअसल पिछले 1 महीने से ये घर में पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि देख रहा था हॉबिन की फाइटिंग वीडियोस और उनसे सीख के प्रैक्टिस कर रहा था। इसने हॉबिन की टेक्निक्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी कि इसकी स्किन तक फटने लगी थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रैक्टिस करते करते इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन इनू किसी भी कीमत में रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अब तक वो जिन्होली की वजह से जितना दर्द झेल चुका है, ये प्रैक्टिस का दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं। और अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता तो उसकी उम्मीद की किरण खत्म हो जाती, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखेगा तो आगे कुछ हो सकता है, और अभी वो कुछ हो भी रहा होता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं इनू चैन शियोंग के मुंह पे खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। इसके बाद चैन शियोंग की कमर पकड़ के उसको जमीन में गिरा के अपनी कोहनी चैन शियोंग के बस मुंह पे बजाने ही वाला था। स्नैपर और हॉबिन पहचान जाते हैं ये तो वही टेक्निक्स है जो हॉबिन इस्तेमाल करता है। भले ही इनू वो ठीक से नहीं मार रहा, पर ये
वही टेक्निक्स हैं। बट इतने में ही इनू जो चैनचोंग के मुंह पे कोहनी मारने वाला था, चैनचोंग उसे अपने हाथ से रोक के इनू के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है और इनू के ऊपर आके उसका मुंह पकड़ के जमीन में चिपका के कहता है, तुझे पता है तेरे इन हमलों से मैं बिल्कुल भी हैरान तक नहीं हुआ। इनू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में यही चल रहा होता है, उसे हॉबिन के सामने खुद को साबित करना है। साथ ही में उसे अपनी जिंदगी के पुराने पल याद आते हैं जहाँ पे उसके फादर उसको कहते हैं, मैं पुलिस वाला इसलिए बना हूँ ताकि अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं। लेकिन इनू के फादर जब मर जाते हैं तो इनू को लगता है उसके फादर झूठ बोल रहे थे, वो तो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इनू के फादर के फ्यूनरल में वो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है कि इनू के फादर यानी कि डिटेक्टिव कैंग किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि जिन्हो ली ने उन्हें मरवाया है। और उसी पल इनू ने सोच लिया था वो जिन्हो ली को जेल पहुंचा के रहेगा। इस प्रेजेंट टाइम में मार खाने के बावजूद वो चैनचोंग के ऊपर एक टैकल अटैक मारता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चैनचोंग इसकी ठुड्डी में एक मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है। इसके बाद हमें दोबारा से इनू की लाइफ का पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनू और उसकी बहन अपने हाथ में एक एक व्हाइट बोर्ड लेके खड़े होते हैं पब्लिक प्लेस में, जिसमें लिखा है, जिन्हो ली ने हमारे फादर को मारा है, प्लीज उसे एक्सपोज करने में हमारी मदद करो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी इन दोनों भाई बहनों की कोई भी मदद नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी इनू कैसे न कैसे करके जिन्हो को जेल में डलवाना ही चाहता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे इनू दोबारा से झपट पड़ता है चैनचोंग की तरफ उसको पंच मारने के लिए, लेकिन चैनचोंग दोबारा से इसके मुंह पे एक पंच मार के इसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, हरामजादे अब तू हार चुका है। लेकिन इसके बाद इनू को दोबारा से अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे उसके फादर तो पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन उसकी माँ भी बहुत ज्यादा बीमार होती है और हॉस्पिटल के बेड में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। इसलिए इनू उनका हाथ पकड़ के कहता है, मॉम आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती प्लीज। लेकिन मौत को कोई टाल नहीं सकता, उसकी माँ उसे छोड़ के चले जाती है। इनू का दिल दो हिस्सों में टूट जाता है एक तरीके से। इसके कुछ टाइम बाद इनू की बहन इनू को कहती है, तुम चिंता मत करो, जिन्हो ली से मैं बदला लूंगी, मैं उसको पकड़ने जा रही हूँ, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन इनू की बहन जाती तो है लेकिन कभी भी वापस नहीं आती। इसके बाद इनू जहाँ पहले व्हाइट बोर्ड में लिख के बोल रहा था कि जिन्हो ली को एक्सपोज करने में हमारी मदद करो, अब उसी व्हाइट बोर्ड में अपनी बहन की फोटो चिपका के वहाँ पे लिख रहा है मिसिंग पर्सन, यानी कि भाई का बाप मर चुका है, माँ मर चुकी है और बहन लापता है। और अब जो उसका दिल सिर्फ दो हिस्सों में टूटा था, अब धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में बंट रहा होता है। वैसे भी ना उसकी पहले किसी ने मदद करी थी और ना अब करने वाला था। इसलिए इनू अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था जिन्हो ली को पकड़ने की और अपनी बहन को वापस लाने की। लेकिन फिर वो दिन आता है जिस वक्त हॉबिन और जिन्हो ली की फाइट हुई थी। वो फाइट पॉलिटिशियन योंग हुआंग की वजह से शहर में लाइव दिखाई जा रही थी और हॉबिन को जिन्हो ली से ऐसे फाइट करता देख इनू के मन में एक उम्मीद भी जाग गई थी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में इनू अब अपनी उम्मीद को अपने हाथ से ऐसे जाने नहीं दे सकता। इसलिए चैनचोंग से फाइट करते हुए दोबारा से अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है, फाइनली उम्मीद की किरण ढूंढने के बाद मैं इसे हार नहीं मान सकता। मेरे डैड ने भी हार नहीं मानी थी और मैं भी हार नहीं मानूंगा। स्नैपर हॉबिन को कहता है, भाई ये इतनी मार खाने के बाद दोबारा उठ गया, तुझे उसे रोकना होगा। इतने में ही चैनचोंग गाली देता हुआ इनू का कॉलर पकड़ता है, बट इनू अपना सर इसके मुंह पे बजा देता है, जिससे चैनचोंग अपने मुंह से विमल थूकता हुआ पीछे गिरने लगता है और जमीन में गिर के अनकॉन्शियस भी हो जाता है। बट इनू के दिमाग में अब भी यही चल रहा है, उसे हार नहीं माननी। चैनचोंग को हरा के इनू हॉबिन को कहता है, हॉबिन मैंने तुम्हें साबित कर दिया, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। लेकिन हॉबिन इसका कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप से यहाँ से बस जाने लगता है। इसलिए हॉबिन को रोकने के लिए इनू कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई हॉबिन, मेरा अगला टारगेट तुम हो। अगल बगल के लौंडे आपस में कहते हैं, क्या ये हॉबिन से फाइट करने की सोच रहा है? अगर ये ऐसा करेगा तो मर जाएगा साला। स्नैपर भी इनू को कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुझे मरना है क्या उससे? बट हॉबिन एक स्माइल के साथ इनू को कहता है, इनू कैंग ऐसा मत सोचियो, मैं तुझसे हल्के में फाइट करूंगा, तो चल मुझे दिखा तेरे अंदर कितना दम है। इनू भी फुल जोश के साथ इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और अब फाइनली हॉबिन को जो इसके अंदर पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब थोड़ी पोटेंशियल इसके अंदर नजर आ रही होती है। फाइट स्टार्ट होते ही इनू अचानक से हॉबिन के ऊपर एक पंच मारता है जिसे हॉबिन डॉज कर लेता है। स्नैपर ये देख के कहता है, इनू अभी अभी चैनचोंग से फाइट कर रहा था, उसके बावजूद भी अब भी इसमें इतनी एनर्जी बाकी है। हॉबिन भी इनू के पंच से बच के उससे यही कहता है, क्या तू अब तक थका नहीं? लेकिन इतने में ही इनू हॉबिन के एक बैक किक मार देता है, साथ में हॉबिन भी यही सेम किक उसके मारता है। दोनों की किक्स जैसे ही आपस में टकराती है, इनू हॉबिन के पेट में साइड से एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। हॉबिन इस पंच को अपनी कोहनी से ब्लॉक करके कहता है, आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे सच में लगता है जिन्हो ली को तू इन स्किल्स के साथ हरा सकता है? अगर तू ऐसे जिन्हो ली से फाइट करेगा तो मारा जाएगा, तू बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, इसलिए हार मान जा। लेकिन इनू हार मानने से मना कर देता है और हॉबिन अपने मन में कहता है, मैंने इसको इतना उकसाने की कोशिश करी लेकिन फिर भी ये शांत है। इतने में इनू हॉबिन के ऊपर 3-4 मुक्के और मारने की कोशिश करता है, जिनसे हॉबिन बड़े ही प्यार से बच जाता है और अचानक से ही इनू का हाथ पकड़ के कहता है, अगर तू इस तरीके से जिन्हो को पंच मारेगा तो बीच में ही वो तेरा हाथ पकड़ लेगा। वो रेसलिंग का इस्तेमाल करता
करता है और उसके हाथ से पकड़े जाने का मतलब तेरा खेल खत्म। अपने दुश्मन से फाइट करते हुए हमेशा अपना गार्ड ऑन रखा कर और ध्यान से देखा कर, अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तू हार जाएगा। ये कहते हुए अचानक से हॉबिन इसके ऊपर मुक्कों और लातों की बारिश कर देता है, जिन्हें ब्लॉक करने में इनू की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है और वो सोचता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इतने में ही इनू देखता है हॉबिन उसके एक और लात मारने वाला है। इनू जैसे ही उससे बचने के लिए तैयार होने वाला था, इतने में ही हॉबिन लात को छोड़ के इसके पंच मार देता है। हालांकि हॉबिन जानबूझ के पंच को मिस कर देता है कहीं इसको चोट न लग जाए। इसके बाद इनू की नाक पे एक पंच मारने वाला होता है, उसको भी जानबूझ के मिस करके उसके चिन में बस हल्का सा टच करवा देता है पंच को। इनू को इस बात का एहसास होता है अगर ये पंच उसके पड़ जाता तो वो नॉकआउट हो जाता, लेकिन फिर भी इनू का हौसला कम नहीं होता। वो भागता हुआ आता है हॉबिन को पकड़ने के लिए, लेकिन उल्टा हॉबिन ही इनू को पकड़ के उसके ऊपर निंजा चोक मार देता है और कहता है ये हमेशा याद रखियो, अगर तू जिन्हो के खिलाफ बौखला के फाइट करेगा तो तू पक्का हारेगा। हॉबिन के चोक की वजह से इनू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। इनू का यही जोश देख के हॉबिन को लगता है ये तैयार है हमारे साथ मिलने के लिए, इसलिए इनू को बेहोश करने के बाद हॉबिन कहता है कांग्रेचुलेशन हॉबिन, यू कंपनी में शामिल होने के लिए। इनू जैसे ही बेहोश होता है तो वो पहुंच जाता है सपनों की दुनिया में, जहाँ पे उसे दिखाई दे रहा होता है उसके माँ बाप बहन सब उसको छोड़ के जा रहे हैं और इनू बस पीछे से चिल्ला रहा है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इतने में ही सपने में उसके पीछे से आता है जिन्हो ली और कहता है सब तुझे छोड़ के जा चुके हैं, तुझे अकेले कैसा महसूस हो रहा है। इनू जैसे ही पीछे देख के उसको गाली देता है, इतने में ही उसकी आंख भी खुल जाती है और जो उसने गाली दी है पगली ग्योल को लगता है उसको दी है, क्योंकि पगली ग्योल अब तक उसके बाल काट रही थी जब तक वो बेहोश था। स्नैपर हॉबिन को चिल्ला के कहता है साले तूने इसे इतना गंदा चौक क्यों मारा कि ये इतनी देर तक बेहोश हो गया था। इसके बाद पगली ग्योल दूसरी ग्योल को कहती है देखा मैं कमाल की हूँ ना, देखो मैंने इसके कितने मस्त बाल काटे हैं, वैंगक के भी मैं ऐसे ही बाल काटती हूँ जब वो सोता है। इनू के बाल कटने के बाद अब उसकी आंखों के सामने बाल नहीं है, इसलिए अब उसका व्यू बिल्कुल क्लियर है सामने का। और प्यारी ग्योल पगली ग्योल से लड़े जा रही होती है, तो कैसे ऐसे किसी के बाल काट सकती है, अगर तेरे कोई ऐसे काट दे जब तू सो रही हो तो तुझे कैसा लगेगा। पगली ग्योल मिडिल फिंगर दिखाते हुए यहाँ से जाते हुए कहती है मेरे कोई ऐसे बाल काटेगा तो उसकी तो गोभी खोद दूंगी मैं। खैर पगली ग्योल के यहाँ से जाने के बाद स्नैपर इनू को कहता है इनू मेरा यकीन मानो, भले ही ग्योल बाहर से ऐसी है लेकिन वो अंदर से भी ऐसी ही है। इनू कहता है ये तो बुरी बात है ना, लेकिन पगली ग्योल की एक खास बात है, चाहे वो इन लोगों से कितना भी लड़ ले इनकी मदद करने के लिए आ ही जाती है। इसके बाद हॉबिन इनू का कंपनी में स्वागत करता है और कहता है बाकी बातें बाद में, लेकिन अभी मेन बात यह है कि हमारे पास जिन्हो ली के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। भले ये सुनने में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है लेकिन यही सच है। लेकिन जिन्हो ली को जब से हमने कॉल आउट करा था तब से वो अपना काफी कुछ खो चुका है। उसका साथ का पॉलिटिशियन टेसन जो अभी जेल में है और साथ ही में उसके बाकी के और भी काफी सारे बंदे अभी जेल में हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जिन्हो ली खुद पुलिस से बचने में कामयाब हो गया। लेकिन हॉबिन को पूरा यकीन होता है जिन्हो देश से बाहर नहीं गया, वो कोरिया में ही कहीं छुपा हुआ है और छुप के अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा है किसी तरीके से। लेकिन दिक्कत वाली बात है हॉबिन को नहीं पता आखिर उसको अब ढूंढे कैसे। इतने में इनू कहता है मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। हॉबिन तुम्हें पता है उस हरामजादे ने मेरे डैड को क्यों मारा था? मैंने इस बारे में सोचा और मुझे पता चला कि मेरे डैड ने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी थी खुद से, लेकिन जिन्हो ने सिर्फ इस वजह से मेरे डैड को नहीं मारा था, उसने उन्हें मारा क्योंकि वो उनसे परेशान हो गया था। मेरे डैड का जो पागलपन था जिन्हो ली को पकड़ने का, उससे जिन्हो ली काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए मुझे लगता है उसने पहली बार अपने इमोशनल रीजंस की वजह से किसी को मारा था। वैसे वो नॉर्मली इमोशनल रीजंस की वजह से किसी को नहीं मारता था, वो बस ऐसे ही मारा करता था किसी को भी। इसलिए मुझे पता है जिन्हो ली को कैसे पकड़ना है। मुझे मेरे डैड की तरह बनना होगा, मैं खुद को दुनिया के सामने लेके आऊंगा यूट्यूब की मदद से और जिन्हो ली को पकड़ने के पीछे पागल हो जाऊंगा जैसे मेरे डैड हुआ करते थे। जिन्हो ली को पहले ही पता होगा मैं कौन हूँ और अगर मैं खुद दुनिया को बता दूं मैं कौन हूँ तो इससे जिन्हो ली का दिमाग खराब हो जाएगा। इसके बाद या तो फिर वो मुझे खुद मारने आएगा या फिर किसी को भेजेगा मुझे मारने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने मेरे डैड के साथ करा था। और जब ऐसा होगा तो उस वक्त तुम उसे पकड़ लेना। स्नैपर और ग्योल कहते हैं साले तुझे अपनी जान की चिंता नहीं है क्या इसमें? हॉबिन भी यही सवाल उठाता है, सिर्फ जिन्हो ली को पकड़ने के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल देगा। इनू कहता है अगर हम जिन्हो को पकड़ पाए तो मुझे अपनी जान की भी चिंता नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे डैड मरे थे उसी दिन मैं और मेरी पूरी फैमिली अंदर से मर चुकी थी। इसके बाद हॉबिन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो ग्योल उससे पूछती है आखिर जो इनू का नया यूट्यूब चैनल होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हॉबिन कहता है ये काम करेगा ट्रबल शूटर का, यानी कि जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। खैर हॉबिन ने अपने चैनल पे इनू और अपने फाइट की वीडियो डाल दी होती है और उसमें ये भी बता दिया होता है ये जो लड़का जिसके साथ मेरी फाइट हुई है एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। ये चीज अब तक जिन्हो ली भी देख चुका है, इसलिए ये देख के काफी ज्यादा हैरान है।
क्योंकि डिटेक्टिव कैंग का बेटा जिन्होली के रास्ते का कांटा बन सकता है। खैर इसके बाद हॉबिन, स्नैपर, ग्योल और इनू साथ में बैठते हैं और इनू के नए यूट्यूब चैनल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हॉबिन बताता है उसके नए यूट्यूब चैनल का कॉन्सेप्ट यही होगा कि वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे। इनू को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हॉबिन कहता है तुम्हारे चैनल के लिए हमें पहली रिक्वेस्ट आ चुकी है। दरअसल कुछ बदमाश लॉन्डो ने एक शरीफ लॉन्डे के कुछ पैसे छीन लिए होते हैं और इनू को अब वो वापस लेके आने हैं। इसलिए इसके अगले सीन में इनू अकेला ही चला जाता है उन लॉन्डो से वो पैसे वापस लेने। इनू के नए चैनल ट्रबल शूटर में हॉबिन की वजह से अभी काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इनू जिन लॉन्डो से पैसे वापस लेने गया है वो कोई एक इंसान नहीं बल्कि 6-7 लॉन्डे हैं। इसके बावजूद भी इनू इनको चौड़े में कहता है मैं ट्रबल शूटर चैनल से इनू कैंग हूँ। मैंने सुना है तुमने मिस्टर पार्क के 8 मिलियन वॉन उनसे चुरा लिए हैं। मैं वो वापस लेने आया हूँ, मुझे वो वापस करो। इनू की ऑडियंस बोल रही होती है लॉन्डे में दम तो है, अकेले में ही इतने सारे लोगों से चौड़ा हो रहा है। बट उसकी ऑडियंस इस चीज पे भी ध्यान देती है कि उसके पास कोई कैमरा मैन ही नहीं है, उसने बस एक ट्राइपॉड लगा रखा है और उससे ही वो वीडियो शूट कर रहा है, उसको एक जगह पे लगा के बस। इनू अभी जैसे ही इन बुलीज को चिल्ला के कहता है सालो पैसे वापस करो, इतने में ही सामने वाला बुली इनू के एक रैपट मारते हुए कहता है अभी करता हूँ बेटे, लेकिन उसका रैपट इनू के पड़ने से पहले ही इनू उसके मुंह पे एक पंच बजा देता है। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठ के हॉबिन लोग ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। स्नैपर और ग्योल हॉबिन से पूछते हैं क्या वो अकेले सब कुछ संभाल लेगा। हॉबिन सीधा बोल देता है नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग इसका मार मार के कुत्ता बनाने वाले हैं, अधमरा कर देंगे इसको मार मार के वो। और सच में इनू के साथ अत्याचार स्टार्ट हो भी गया होता है। एक बंदा पीछे से इनू के हाथ पकड़ लेता है और सामने से एक बंदा उसके बजाए जाता है। और ये बात हॉबिन को पहले से पता थी, वो अकेले इतने बंदों को नहीं संभाल पाएगा बेचारा। इनू अभी मार खाते खाते बोल रहा होता है हॉबिन मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेंगे। स्नैपर तो ये तक बोल देता है अब हम इनू की बॉडी का क्या करेंगे, उसको दफनाना कहाँ पे है। बट हॉबिन उसको कहता है चिंता मत कर, ट्रबल शूटर टीम में सिर्फ इनू ही अकेला नहीं है। हॉबिन के ये कहते ही इनू को बचाने आ जाती है पगली ग्योल, जो एक बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको पीछे कर देती है। इनू जैसे ही पगली ग्योल को देख के हैरान हो रहा होता है तो पगली ग्योल उसको कहती है तुम्हें इन जैसे बंदों को मारने में परेशानी हो रही है, अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है। अबे हरामजादे कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? अगर तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो मैं तुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगी। जिस बंदे ने इनू को पीछे से पकड़ा होता है वो कहता है क्या तुझे बचाने के लिए एक लड़की आई है, इसकी तो मैं। इसके इतना कहते ही इसके मुंह पे पड़ती है एक लात जो कि मारी है हमारे टेहुन भाई साहब ने अपने दोनों हाथ जेब में रख के। इनू तो अभी पहली बार यहाँ पे टेहुन को देख रहा होता है और सोचता है आखिर ये कौन है, लेकिन टेहुन इन बंदों के लात मार के कहता है क्या तुम्हारे पास 5000 वॉन पड़े हैं, यानी कि भाई आते ही साथ यहाँ पे अपनी मस्ती दिखा चुका है। दूसरी तरफ स्नैपर हॉबिन को कहता है ग्योल और टेहुन दोनों पगले हैं, तुमने उन दोनों को साथ में क्यों रखा। लेकिन हॉबिन के चेहरे में एक स्माइल होती है और अपने मन में कहता है इनू कैंग तूने कहा था ना मैं तुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ जिन्होली को पकड़ने के लिए, इसलिए अब तेरे साथ काम करके मजा आएगा। लेकिन जिन बंदों से इनू की फाइट होने वाली है वो कहता है हरामजादो यहाँ पे कोई रिले रेस चल रही है क्या जो तुम एक एक करके आ रहे हो। लेकिन इनू की ऑडियंस अभी टेहुन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऊपर से टेहुन भी काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है उसका काम यहाँ पे इन लोगों से पैसे छीनना है। बट इनू कहता है हमें इनसे पैसे नहीं छीनने बल्कि इन्होंने जो किसी और से छीने हैं बस वो वापस लेने हैं। इसके बाद ग्योल लाइव स्ट्रीमिंग में अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है मैंने आप सबको काफी ज्यादा मिस करा। लेकिन ऑडियंस कमेंट में उसको लिख रही होती है यहाँ से दफा हो जा, तुझे शर्म नहीं आती क्या, तू दोबारा से अपना मुंह दिखा दिया तूने हमें। खैर इनू जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार होता है सामने वाले लोगों से कि उनसे पैसे वापस ले सके, इतने में ही वो लोग खुद ही अपने बटवे आगे कर देते हैं पैसा देने के लिए, क्योंकि वो लोग पहचान चुके हैं उनके सामने टेहुन शियोंग भी खड़ा है। जैसे टेहुन शियोंग के डर से न सिर्फ वो पैसे वापस करते हैं बल्कि अपने पर्स भी दे देते हैं और कहते हैं प्लीज ले लो। ये छपरी अब तक के अपने चुराए हुए जब सारे पैसे वापस भी कर देते हैं, टेहुन उसके बावजूद भी इनको कहता है क्या तुम्हारे पास 500 वॉन पड़े हैं। ये लोग मार नहीं खाना चाहते इसलिए कहते हैं हाँ भाई है हमारे पास। लेकिन टेहुन इस बात पे भी नाराज होता है और कहता है मैंने तो सोचा था तुमने मुझे सब दे दिया, तो फिर तुम पे पैसे कैसे पड़े। खैर ये मामला तो सॉल्व हो ही चुका है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग में ग्योल कहती है किसी को भी अगर कोई और रिक्वेस्ट करनी हो हमसे तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कमेंट में अब भी ग्योल को लिखे जा रहे होते हैं लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं इनू के घर का सीन जहाँ का हाल काफी ज्यादा बुरा है, वहाँ पे बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। और यहाँ पे अभी इनू के साथ टेहुन और ग्योल भी आए हैं क्योंकि ये इनकी ट्रबल शूटर टीम का नया हेडक्वार्टर है। इनू कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों आज यहाँ पे आने वाले हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी साफ सफाई नहीं करी, लेकिन कल से पक्का करूंगा। टेहुन कहता है अबे साले यहाँ का सारा कचरा बाहर फेंकिए, क्या फैला रखा तूने यहाँ पे। लेकिन ग्योल को ये कचरा कूड़ा देख के काफी अपना अपना सा महसूस हो रहा होता है क्योंकि ग्योल को बचपन से आदत है ऐसे कचरे में रहने की। इनू इन दोनों को संतरे का जूस देते हुए कहता है तो तुम दोनों हॉबिन के दोस्त हो क्या। ग्योल कहती है अबे तू क्या बकवास कर रहा है, अबे हम लोग बिजनेस पार्टनर है, ये देख मेरे हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। हॉबिन मेरे पास आया था और बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, ऐसा ही कुछ बोल रहा था। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि तेरे साथ अपनी टीम बना लूं। वैसे तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया था, लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट में देख सकता है ये ट्रबल शूटर वाला चैनल आखिर मेरे नाम पे है,
इसलिए मैंने हाँ कर दिया। इनू कहता है इसमें कोई स्टैंप वगैरह तो लगा ही नहीं है, तो ये अभी वैलिड तो होगा ही नहीं। इसलिए ग्योल गुस्से में हॉबिन को कॉल मिला के कहने की कोशिश कर रही होती है कि साले इस पे अब तक स्टैम्प वगैरह क्यों नहीं लगा है, लेकिन हॉबिन इसकी कॉल ही नहीं उठाता। इनू सोच रहा होता है ये लड़की उससे भी ज्यादा अजीब है जितना मैंने इसके बारे में सुना था। इसके बाद इनू टेहुन से पूछता है क्या भैया आपका भी हॉबिन के साथ बिजनेस का रिलेशन है क्या बस। इसके बाद हम एक पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पे टेहुन ने हॉबिन को दीवार में चिपका रखा होता है और हॉबिन को कहता है आखिर ये इनू कैंग है कौन बे जिसके साथ तू चाहता है मैं टीम बनाऊं। टेहुन क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते क्या। इसके बाद ये दोनों बैठ के बात करते हैं और हॉबिन टेहुन को बताता है इनू की पूरी फैमिली को जिन्हो ली ने खत्म कर दिया, लेकिन इनू को लगा था कि हॉबिन उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो हॉबिन के पास आया। उसे जिन्हो ली से अपनी फैमिली का बदला लेना है और इस प्रोसेस में अगर इनू कैंग मारा भी जाता है तो उसे इस बात की परवाह नहीं, इसलिए इनू ने हॉबिन की कंपनी को ज्वाइन करा। हॉबिन टेहुन को बताता है इनू तो खुद को चारा बनाने के लिए भी तैयार है अगर वो जिन्हो ली को पकड़ सके। हॉबिन टेहुन को कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ इनू को चोट ना लगे, मुझे सच में इनू की बातें सुन के उसकी फैमिली की बातें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है उसके लिए। इसलिए टेहुन चलो साथ में मिलकर उसकी मदद करते हैं, हम उसकी मदद करेंगे ताकि वो ग्रो कर सके। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे इनू टेहुन से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा भी हॉबिन के साथ सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है। टेहुन इसका जवाब नहीं देता लेकिन चुपचाप से यहाँ से जाते हुए कहता है इनू गैंग तुझे खुद को काफी ज्यादा लकी समझना चाहिए। साथ ही साथ में टेहुन अपने मन में कहता है इस बच्चे में थोड़ी पोटेंशियल तो नजर आ रही है मुझे। टेहुन के यहाँ से जाते जाते इनू उसको कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। लेकिन टेहुन बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। ग्योल कहती है ये सच में काफी ज्यादा घमंडी है, ये बिना कुछ बोले यहाँ से जा रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है। इनू कहता है वो शायद अपने घर जा रहे होंगे, क्या आप अपने घर नहीं जा रहे हो। ग्योल चिल्ला के कहती है ऑफ कोर्स नॉट, हमें हमारी अगली रिक्वेस्ट आ चुकी है इसलिए हमें अभी के अभी वहाँ जाना होगा। दरअसल अगली रिक्वेस्ट होती है हेयन पार्क नाम की लड़की की तरफ से जो कि 21 साल की है और उसकी शिकायत ये है कि उसका भाई काफी दिन से काफी अजीब बिहेव कर रहा है। इसके अगले ही सीन में इनू और ग्योल उस लड़की से मिलने चले जाते हैं। इनू उस लड़की से कहता है तो बताओ हमें अपने भाई के बारे में कुछ और जानकारी दो, लेकिन ग्योल कहती है तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए पड़ा है फ्रिज में। इसके बाद ये लड़की अपने भाई के बारे में बताना शुरू करती है। ये बताती है इसे खुद नहीं पता इसके भाई के साथ दिक्कत क्या है, लेकिन इसके भाई के साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि वो रातों रात गायब हो गया है अपने कमरे से। इसके भाई का कमरा भी काफी गंदा हो रखा है और उसका दिमाग भी कुछ ठिकाने में नहीं लग रहा है। वो कुछ दिनों से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, कभी कभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कभी अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसकी बहन बताती है ये शायद सिगरेट पीने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके कपड़ों से भी काफी ज्यादा गंदी स्मेल आती है और वो कई बार घर में काफी सारे पैसे लेके आता है, पता नहीं कहाँ से लेके आता है। ये सारी बातें सुन के ग्योल यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है अबे पागल, वो अपने जवानी के दिनों से गुजर रहा है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम जो यहाँ पे आए हैं उसकी फीस मेरे अकाउंट में सेंड कर दियो, वैसे भी तेरा भाई पैसे घर में लेके आ रहा है तो दिक्कत वाली क्या बात है बे। लेकिन इनू ग्योल को यहाँ से जाने से रोक लेता है और कहता है हो सकता है इसका भाई ड्रग की लत में पड़ चुका होगा। ग्योल को लगता है कि इनू झूठ बोल रहा है, बस इस लड़की से पैसे हड़पना चाहता है, इसलिए कहती है क्या वो ड्रग्स की लत में पड़ गया होगा। आखिर तू ये कह के इस लड़की से कितने पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, तू तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। बट इनू बताता है जो मैं कह रहा हूँ वो सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे मेरे एक जानने वाले डिटेक्टिव ने बताया था कि ड्रग का इशू आजकल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और आजकल ड्रग बेचने वाले स्टूडेंट्स को भी ड्रग्स बेच रहे हैं। वैसे भी जिन्हो ली पहले से ही ड्रग्स बेचता है और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए ऐसा भी हो सकता है इस सब के पीछे जिन्हो ली का हाथ हो। इसके बाद हम एक कैरियोके का सीन देखते हैं जहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टरमाइंड बैठा होता है और उसके सामने खड़ा होता है मुन्हो नाम का एक बंदा। मुन्हो मास्टरमाइंड को शुक्रिया कहता है उसके ऊपर सारा काम सौंपने के लिए, क्योंकि इसकी ही जिम्मेदारी है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मास्टरमाइंड का अभी हमें चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो मुन्हो को कहता है मुन्हो इसको एक मौका समझो खुद की जिंदगी सही करने का, तुम्हें जो भी मिले वो ड्रग तो उन सबको बेचो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें पहले से ही पता है, इसलिए काम पे लग जाओ। इसके बाद हम हॉबिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे इनू हॉबिन को वो फोटो दिखाता है जो उस लड़की ने दी थी जिसका भाई पागल हो चुका है। वैसे उसका भाई पागल नहीं हुआ है, बस ड्रग्स की लत में पड़ चुका है। हॉबिन भी यही सोच रहा होता है क्या इस बंदे का जिन्हो ली के साथ कोई लेना देना हो सकता है क्या। इनो और हॉबिन यही बातें करते करते ऐसे ही चल रहे होते हैं कॉरिडोर में। इनो हॉबिन को बताता है उसे लगता है उस लड़की का भाई जिसकी ये फोटो है वो भाग चुका है घर से और आगे कुछ भी पता करने के लिए इस लौंडे को हमें ढूंढना होगा। इतने में हम देखते हैं इनके सामने से फर्स्ट ईयर का छपरी चैनशोंग और उसके साथ के बंदे आ रहे होते हैं। चैनशोंग को अब इतना तो पता है कि वो हॉबिन का कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए चैनशोंग के साथ के बंदे कहते हैं क्या हम बस उसको हाय बोल के यहाँ से निकल जाएं। चैनशोंग कहता है रहने दे, बस उसको इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। और जब ये लोग हॉबिन लोगों के बगल से गुजर रहे होते हैं, इनू यही सोच रहा होता है क्या उस लड़के की बहन किसी उसके दोस्त को जानती होगी जिससे हम उसको ढूंढ सकते हैं, और या फिर हम जिन्हो को पकड़ भी पाएंगे या फिर नहीं पकड़ पाएंगे। इतने में हॉबिन चलते चलते चैनशोंग का हाथ पकड़ लेता है, जो कि चैनशोंग को काफी ज्यादा अजीब लगता है और झटक के अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉबिन की पकड़ इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो अपना हाथ नहीं छुड़वा पाता। दरअसल हॉबिन ने इस छपरी का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि जिस लड़के
के कि हॉबिन लोगों के पास फोटो है, उस फोटो में कुछ और लोग भी हैं जिनके सिर्फ हाथ दिखाई दे रहे हैं और उन हाथ में कुछ टैटो बने हैं और वही टैटो चैनशोंग छपरी के हाथ में है। इसलिए हॉबिन चैनशोंग का हाथ काफी ज्यादा कस के पकड़ के उसको जमीन में बैठा देता है और कहता है, इनू लगता है अब हमारा काम काफी ज्यादा आसान होने वाला है। इसके बाद ये लोग चैनशोंग को पकड़ के एक जगह पे बांध देते हैं। चैनशोंग कुत्तों की तरह चिल्ला के इनसे भीख मांगता है और कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, मुझे छोड़ दो। हॉबिन कहता है, अबे साले हरामजादे, अगर तूने कुछ नहीं करा तो तेरे हाथ में जो टैटो है और जो फोटो में टैटो है तू उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? और जो फोटो में तुझे जो बंदा दिख रहा है क्या तू इसको जानता है या फिर नहीं? सच सच बता मुझे। चैनशोंग गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई मुझे सच में नहीं पता ये कौन है, बस ये जो टैटो यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में वो शायद ऐसी मतलब कोइंसिडेंस होगा। मैंने तो बस ये टैटो अपने हाथ में इसलिए बनवा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। इतने में ही इनू इसका बैग चेक करता है और उसे मिलते हैं इसके बैग के अंदर से 100 पैचेस जो कि पेन किलर के पैचेस है, लेकिन इनको अलग तरीके से इस्तेमाल अगर करा जाए तो इनसे इंसान भंड भी हो सकता है, यानी कि इनसे नशा भी करा जा सकता है। लेकिन चैनशोंग अब भी बोल रहा होता है, ये तो मैं इसलिए लेके घूम रहा हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा दर्द फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी में। मैं इतना मासूम लड़का हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग मुझे परेशान करते रहते हो। लेकिन इनू इसके सामने बैठता है और इसको सारे कानून गिनवा देता है और कहता है कि बेटे तेरे पास जो ये पाए गए हैं ना ड्रग्स, इसकी वजह से तो काफी ज्यादा लंबा समय के लिए अंदर जा सकता है और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी तुझे। इसलिए सब कुछ तेरे हाथ में है, या फिर तू पुलिस में अरेस्ट हो जा और एक क्रिमिनल बन जा, या फिर हमें सब कुछ बता दे और हम तुझे जाने देंगे। ऑब्वियसली चैनशोंग की फटके 4 हो चुकी है, इसलिए वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो चुका है और वो सब कुछ समझाता है एक बोर्ड में डायग्राम बना के। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तो हॉबिन इनू से कहता है, तुझे इतना कानून के बारे में कैसे पता जो जिससे तूने इसको डराया था? इनू कहता है, मैं तो बस ऐसी एक्टिंग कर रहा था, मुझे थोड़ी पता कुछ, लेकिन ये फंस गया मेरी बातों में। इसके बाद चैनशोंग बोलना स्टार्ट करता है, सबसे पहले मेरे हाथ में जो टैटू है वो सिंबल है हमारे क्रू का और हमारे क्रू का नाम है ट्रायोनफी। ये एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो माल को इधर उधर करते हैं। जब ऊपर से हमारे लीडर मुनहो को ये माल मिलता है तो हम इस माल को इधर उधर सप्लाई करते हैं। हमारा क्रू एक पिरामिड शेप्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसके सबसे निचले वाले स्तर में आता हूँ। मुनहो पार्क हमारे ट्रायोनफी क्रू का हेड है। वो एक बहुत ही बदनाम लड़का है जो श्योल के बाहर से यहाँ आया है। वो तो पहले जुवेनाइल प्रिजन भी जा चुका है कुछ कांड करने की वजह से। क्योंकि मैं क्रू का लो लेवल का मेंबर हूँ इसलिए मैं ठीक से उससे कभी मिला नहीं, लेकिन वही हमारा लीडर है जिसे सप्लायर से माल मिलता है और हम फिर उसे आगे सप्लाई करते हैं। और जिस फोटो वाले बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम जिन चान है, वो मेरी टीम का लीडर है। सुनने में आया है मिडिल स्कूल में भी वो काफी सारे लफड़े किया करता था और अब वो इन ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ गया है। इसके बाद इनू पूछता है, तू ये बता तेरा क्या काम है उस क्रू में, तू क्या करता है वहाँ पे? चैनशोंग कहता है, मेरा कोई ज्यादा काम नहीं है, मुझे बस जैसा बोला जाता है मुझे वैसा करना होता है, जैसे कि किसी को कहाँ पे ड्रग्स देना है। इसके बाद हॉबिन पूछता है, जो मुनहो पार्क तुम्हारा हेड है आखिर उसके पास ये माल कहाँ से आता है? और हॉबिन ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको पूरा डाउट है मुनहो पार्क को ये देता है जिन्हो ली। चैनशोंग कहता है, मुझे नहीं पता मुनहो पार्क के पास वो कहाँ से आता है, लेकिन जिससे भी वो आता है मुनहो पार्क उससे काफी ज्यादा तमीज से रहता है, इसलिए वो जरूर किसी गैंग का मेंबर होगा। ये सुन के हॉबिन कहता है, ये सुन के तो और ज्यादा लग रहा है इस सब के पीछे जिन्हो का हाथ है। इसका मतलब मैं मुनहो को सीधा धप्पा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने मुनहो को पकड़ने की कोशिश करी तो ये बात जिन्हो को पता चल जाएगी और वो दोबारा भाग जाएगा। इतने में ही इनू एक आइडिया देते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना चैनशोंग की पोजीशन का उस क्रू में हम फायदा उठाएं। चैनशोंग उनकी टीम का हिस्सा है जो माल को इधर उधर करते हैं, इसलिए इनका आपस में एक ग्रुप भी है जहाँ पे ये लोग आपस में बात करते हैं। इसलिए उस ग्रुप से इन्फॉर्मेशन लेके हम सबसे पहले उन निचले स्तर के लोगों को पकड़ेंगे जो माल को इधर उधर करते हैं। हमें बस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनका बस इंतजार करना है और जैसे ही वो वहाँ पे आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे। हॉबिन लोग ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग अपनी जगह ले लेते हैं बंदों को पकड़ने के लिए जो लोग ड्रग लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके अगले सीन में हम मुनहो पार्क को देखते हैं जो जिनचान को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है अपने लड़कों के साथ पार्टी कर लियो, इस बार हमारा बिजनेस काफी बढ़िया हुआ है। जिनचान इससे पूछता है, जो बंदा आपको सप्लाई करता है आखिर वो कौन है और वो कैसा है? मुनहो कहता है, वो बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने कहा है वो हमें जितना चाहे उतना ड्रग देगा, हमें बस उसे बेचना है। मैंने खुद आज तक काफी सारे बुरे काम करे हैं, लेकिन वो इंसान की खाल में एक डीमन है। और यही बात तो जिन्हो ली के लिए भी कही जाती है। खैर जिनचान मुनहो से कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुनहो कहता है, तू अभी नहीं मिल सकता, लेकिन जब हमारा काम और ज्यादा चलने लगेगा तब मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा। पर इतने में ही जिनचान को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। ऑब्वियसली ये किसी उसके अपने ही बंदे का कॉल है। जैसे ही जिनचान कॉल उठाता है तो उसको खबर मिलती है कि उनकी ड्रॉप ऑफ टीम के ऊपर अटैक हो चुका है, यानी कि जो ड्रग को इधर उधर लेके जाती है। ऑब्वियसली हॉबिन लोगों ने ही उनके ऊपर अटैक करा होता है, उन्हें मारा अलग होता है और उनसे ड्रग्स भी छीन लिए होते हैं उनके। इसलिए अब जिनचान लोगों के लिए ये दिक्कत वाली बात हो चुकी है, अगर जिसने भी ड्रग पकड़ा है अगर उसने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो इनका खेल खत्म हो सकता है। जिनचान ये सुन के ऑब्वियसली हैरान तो होता है, लेकिन जब मुनहो उससे पूछता है तो जिनचान उसको कुछ नहीं बताता, वो बस नॉर्मल सा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जिनचान मुनहो को परेशान नहीं करना चाहता, खुद से ये मैटर सॉल्व करना चाहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन
लोग जब आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं तो उनके सामने वो सारा माल पड़ा होता है जो उन्होंने पकड़ा था अभी। हॉबिन लोग ये देख के हैरान होते हैं क्योंकि ये माल काफी ज्यादा है, लाखों का माल है ये। हॉबिन अभी अपने सारे साथ के बंदों को कहता है, हमें जो सबूत चाहिए थे हमें वो मिल गए हैं। हमने जिन बंदों को पकड़ा है और ये ड्रग अगर हम पुलिस के पास लेके आए तो ट्रायम्फी क्रू का खेल खत्म हो जाएगा और वो सप्लायर भी पकड़ा जाएगा जो ये सब कुछ करवा रहा है। येहुन चैनचोंग के ऊपर पैर रख के कहता है, लेकिन इस हरामी का क्या करना है? हॉबिन कहता है, ऑब्वियसली इसको भी पुलिस में दे देंगे हम। चैनचोंग की जैसे ये सुन के फटके 4 होती है, इतने में ही इनू कहता है, नहीं हम उसको पुलिस में नहीं देंगे। ये सुन के चैनचोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इनू उसकी मदद कर रहा है, लेकिन इनू अपने मतलब से उसकी मदद कर रहा है। इनू कहता है, देखो सबसे पहले तो पुलिस में ये सब कुछ बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग पकड़े भी गए तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इस चीज में, इसलिए वो सप्लायर भी भाग जाएगा और मुन्हो पार्क भी भाग जाएगा। इसलिए इनू एक बहुत ही ज्यादा तगड़े आइडिया के साथ सामने आता है, जो कि अभी थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलने वाला है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिनचान को, जिसके पास चैनशियांग आता है सारा वो माल लेके जो हॉबिन लोगों ने इनसे छीन लिया था। ऑब्वियसली जिनचान ये देख के खुश होता है कि सारा माल रिकवर हो चुका है और उसको लगता है ये सब कुछ चैनशियांग ने करा है। जिनचान कहता है, आखिर तूने ये माल किन लोगों से रिकवर करा? चैनशियांग कहता है, जब मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो भाग गए थे, लेकिन मैंने उनसे माल रिकवर कर लिया था। ऑब्वियसली चैनशियांग झूठ बोल रहा है, लेकिन जिनचान इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो अपने माल से मतलब है जो वापस मिल चुका है। और यहीं से स्टार्ट होता है इनू का प्लान। चैनशियांग जिनचान को कहता है, असल में ये माल मैंने रिकवर नहीं करा, मेरे एक दोस्त ने करा है जो कि अभी चैनशियांग के साथ ही होता है। जिनचान ये देख के कहता है, क्या तेरा ये दोस्त? मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा, तो इसी बंदे ने सारा माल रिकवर करा। तेरे दोस्त तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिनचान इसके पास आके कहता है, देख तूने हमारी मदद करी, इसलिए मांग तू जो भी मांग सकता है, अगर मैं दे सकता हूँ तो दूंगा। इनो अपनी कैप निकाल के कहता है, ट्रायम्फी क्रू ड्रग्स सेल करती है ना? मैं बस तुम्हारे क्रू में ज्वाइन होना चाहता हूँ। इसके बाद हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे इनू सारा का सारा प्लान अपने साथ के लोगों को बता रहा था। पगली गर्ल कहती है, लेकिन ये अंडर कवर मिशन तू क्यों कर रहा है? तू तो हम में से सबसे ज्यादा कमजोर है। इनू कहता है, मेरे अलावा आप सारे लोग काफी ज्यादा फेमस हो, आप लोगों के कंपैरिजन में मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए इस काम के लिए मैं सबसे ज्यादा सही रहूंगा। मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसूंगा और मैं वादा करता हूँ वो लोग नीचे से ऊपर तक जो कुछ भी छुपा रहे हैं मैं वो सब कुछ बाहर निकाल दूंगा, उस सब के बारे में मैं पता लगा के रहूंगा। मेरे डैड ने भी जिनहोली को ऐसे ही टारगेट करा था। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे इनू जिनचान को अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिनचान कहता है, मुझे नहीं पता तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, लेकिन अगर तू बस हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो ये तो बहुत आसान काम है। तेरा स्वागत है ट्रायम्फी क्रू में। ये दोनों जैसे ही हाथ मिलाते हैं ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, यानी कि हॉबिन लोग अब अंडर कवर एजेंट इसको बना के जिन्हो को पकड़ने के और ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। बाकी आगे भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन अब मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। खैर भाई लोग, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक वाइक जो भी हो मन कर रहा है तो कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।